Hello everyone, welcome to Physics Academy. In our last video, I have introduced you with the Newton's laws of motion. Now today we will discuss these laws in detail. Let us proceed. So as you all know, first law. What is Newton's first law of motion? Again I am repeating this. A body continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion unless it is compelled by a unbalanced force. जब तक उस पर कोई unbalanced force बॉडी पर वर्क नहीं करता है. कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स. बॉडी को अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि वो उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे. ठीक है. नाउ इस चीज़ को समझते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स. अब जैसे कोई बॉडी है, सपोज दिस इज़ अ बॉडी. ठीक है. अगर इस पर फोर्स, हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इस साइड से, ये बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन पर है. इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. इफ़ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉडी फ्रॉम दिस साइड and equally we are applying force from this side. Suppose this force is of 5 Newton and this force is also of 5 Newton. So what happens? Will this body changes its state of rest or not? Obviously no. This body does not changes its state of rest. Why? Because from both sides a balanced force is acting on this body. यहाँ से भी 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से भी. वो फोर्सेस दोनों क्या हो रहे हैं? बैलेंस. उसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगी, वो अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर पाएगी. सो इस पर बैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं करेगा. इसको हम सेकंड केस में लेते हैं. सेम बॉडी, इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन. इस साइड से फोर्स लग रहा है बॉडी पर, सपोज सेम 5 न्यूटन, एंड फ्रॉम द अदर साइड एट द सेम टाइम इंटरवल फोर्स लग रहा है इस पर 2 न्यूटन. So what happens in this case? क्या इस केस में बॉडी मूव करेगी? Our answer is yes. Yes, body will surely move in this case. Why? Because इस साइड से जो फोर्स है वो इस बॉडी पर ज़्यादा लग रहा है देन दिस साइड. ठीक है. सो इस फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो उस साइड को, ठीक है, इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगी. मतलब कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़कर स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी. ठीक है. सो वर्क कौन से फोर्सेस कर रहे हैं बॉडी पर? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस डज नॉट कंपेल एनी बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट को चेंज करने के लिए कौन से फोर्सेस की नीड होती है? प्रॉपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस की. ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, ये दो कंडीशंस है. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि बॉडी जो है इट इज़ अनएक्सेलरेटेड. मीन्स कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है ए, इट इज़ ज़ीरो इन बोथ ऑफ दीज केसेस. जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और जब बॉडी या फिर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, ये दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है. इन दोनों केसेस में जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? ज़ीरो. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर बॉडी की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो गई, वो अपनी यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी में उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ योर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट हैपन्स? ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये बंद हो जाएगा. वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इस केस में? ज़ीरो. सो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट पोजीशन में है, वी विल से दैट एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. और अगर बॉडी अनएक्सेलरेटेड है, मीन्स इफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. फोर्स भी क्या होगा इस केस में? ज़ीरो. देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ़ द बॉडी इज़ अनएक्सेलरेटेड. उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. सो अब देखते हैं, जैसे
अर्थ पे कोई भी बॉडी है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या वो स्टेट ऑफ मोशन में है, ये नहीं है कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है, ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। उस पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्सेस उस पर इक्वली एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। बट क्या होता है, ये जो सारे फोर्सेस है अपने आप में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। दे कैंसल ईच अदर, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो अल्टीमेटली उस केस में क्या होता है कि उसमें फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, नेट फोर्स बिकम्स ज़ीरो, एफ बिकम्स ज़ीरो। किस केस में, कि जब बॉडी पर टेरेस्ट्रियल फोर्सेस वर्क करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ बस और एनी व्हीकल लाइक अ बस। कोई बस है, बस इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई, स्लोली इट पिक्स अप स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, स्लोली इट पिक्स अप स्पीड, अल्टीमेटली इट कम्स टू यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा ही होता है जब कोई व्हीकल स्टार्ट होता है। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्लोली इट पिक्स अप स्पीड। जब उसने स्पीड पिक करी मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है इट स्टार्ट्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स उसने जो है वो एक्सेलरेशन गेन करनी स्टार्ट कर दी। कब, जब उसने स्पीड पिक करनी स्टार्ट करी। व्हीकल स्टार्ट होएगा तो उसने अपनी स्पीड तो इंक्रीज करनी है, बट अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी मोशन क्या हो जाएगी, इट बिकम्स यूनिफॉर्म। अल्टीमेटली उसकी मोशन हो जाएगी यूनिफॉर्म। ऐसा तो है नहीं कि अगर उसने स्पीड पिक करनी स्टार्ट करी वो बढ़ाता ही जाएगा, इंक्रीज करता ही जाएगा अपनी स्पीड को, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली अ पॉइंट केम वेयर इट्स मोशन बिकम्स यूनिफॉर्म मोशन। ये 3 स्टेजेस आएंगे एक व्हीकल के केस में जब वो उसने अपनी इनिशियल जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, फर्स्टली जब वो रेस्ट पोजीशन में, देन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एफ इज इक्वल टू 0। अभी मैंने पहले आपको बताया ना कि ये जो 2 कंडीशंस है, जब बॉडी रेस्ट में है एंड व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0, बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यही है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन until अनबैलेंस्ड फोर्स कंपेल्स इट टू डू सो। जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। वही चीज़ है ना, ये वो रेस्ट में है तो उसका उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। जब उसने स्पीड पिक करनी स्टार्ट करी मीन्स उसने एक्सेलरेशन गेन करनी स्टार्ट करी, सो उस पर कोई फोर्स मीन्स इस स्टेज पर आकर उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो बस के टायर्स और रोड के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो टायर्स को ऐसा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से जो बस है वो एक्सेलरेट कर रही है। व्हीकल्स में जो एक्सेलरेटर लगा होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझो कि जो हमने इसमें डेफिनेशन में बोला है कि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, बाहरी फोर्स। अब जो व्हीकल है, जो ये बस है, बस के अंदर बैठा पर्सन और बस, ये सारा एक इंटरनल सिस्टम है, ये एक ही सिस्टम है। बट इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कौन सा फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। अब जो एक्सेलरेटर है बस का वो ऑब्वियसली बस के अंदर ही लगा, तो ये चीज़, ये अजम्पशन रॉन्ग है कि जो पर्सन बस को या कार को ड्राइव कर रहा है वो उसकी एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। इट इज़ अ रॉन्ग अजम्पशन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है, जो उसकी वेलोसिटी है, उसको कौन चेंज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज चेंजिंग दैट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ द बस, ठीक है। सो बस की वेलोसिटी उसकी वजह से चेंज हो रही है क्योंकि जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं विद जो पर्सन बैठा है वो भी इसके अंदर है, ये एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बाहरी फोर्स है,
हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ने ही काम करना है इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो अंदर बैठे पर्सन ने या एक्सेलरेटर ने इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। बाहर से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो टायर्स और रोड के बीच में लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टू एक्सेलरेट, अपनी मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो इस जगह पर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अल्टीमेटली ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब इसकी मोशन वो जो हो जाएगी वो हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन। सो इस पॉइंट पर आकर भी फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। When यूनिफॉर्म मोशन केम फोर्स ऑल्सो बिकम्स ज़ीरो। ये दो स्टेजेस हैं जहाँ पर नेट फोर्स क्या होएगा हमारा, ज़ीरो। सो होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। यही सेम डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना लॉ ऑफ इनर्शिया की, कि बॉडी को जब तक कंपल्शन नहीं होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको कंपेल नहीं करता है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। इससे ज़्यादा रिपीटेशन में नहीं दे सकती डेफिनेशन की। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेट अस प्रोसीड टू सेकेंड लॉ। Second law. What is Newton's second law of motion? It is the rate of change of linear momentum. What is linear momentum? That is denoted with a small p. Rate of change of linear momentum dp with respect to time. Rate of change of linear momentum with respect to time. It is directly proportional to force applied. This is the Newton's second law of motion. ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाइड फोर्स और लीनियर मोमेंटम है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, द नेट फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज पी, इट इज इक्वल टू एम क्रॉस वी। ये हमने कर लिया पहले लीनियर मोमेंटम। सो अब आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, ठीक है। तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, ज़्यादा यूज़ होने वाला लॉ है, न्यूमेरिकल्स में भी आगे भी यूज़ होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट अस प्रोसीड विद द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस लॉ। सपोज एफ क्या है, लेट इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पर एक्ट कर रहा है, एफ, ओके। पी इज लीनियर मोमेंटम, यू ऑल नो। अब उसी सेम बॉडी की सपोज इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v टू v प्लस डी वी, क्योंकि वो वेलोसिटी को जैसे जैसे वो मूव करेगा उसमें एक्सेलरेशन गेन होगी, वो उसकी वेलोसिटी क्या होएगी, चेंज होएगी। इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v टू v प्लस डी पी, एंड सिमिलरली इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू p प्लस डी पी, ओके। सो write down this f, it is equal to k dp by dt. Now what is k? K is the constant of proportionality. K is constant of proportionality. So here p is linear momentum, so put the value of linear momentum here. F is equal to k d m v by dt. Now according to Newtonian mechanics, mass of any body is always constant. किसी भी बॉडी का मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। सो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर की तरफ ले आएंगे। सो एफ बिकम्स के एम डी वी डिवाइड बाई डी टी, ओके। सो you all know dv by dt. What is dv by dt? Change in velocity with respect to time, that is equal to acceleration. So put the value of acceleration, f equal to k m a, that is acceleration in the body, ठीक है। So f is equal to k m a. Now let us define about the unit force
फोर्स को हम यूनिट फोर्स कब बोलेंगे, जब फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिटी, m मास ऑफ द बॉडी 1, एक्सेलरेशन 1, ठीक है, फोर्स 1 इक्वल टू k, मास 1, एक्सेलरेशन 1. इट एम्प्लाइज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किसके इक्वल हो गया, k इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो पुट k इज इक्वल टू 1 in this equation, it becomes F equal to ma. This is the second form of the Newton's second law of the motion. So ultimately क्या चीज हो जाएगी, F equal to dp divided by dt, change in linear momentum with respect to time, it is equal to ma. This is the Newton's second law of motion. Understood? Proceeding further, so F is equal to dp dt equal to ma. This is Newton's second law of motion. अब इस इक्वेशन से हमें साफ साफ क्या पता लग रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर, ठीक है. और हम इसमें कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, बॉडी की एक्सेलरेशन है या मोमेंटम है, वो बॉडी की मोशन की हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगा. हिस्ट्री इन द सेंस कि वो इनिशियली कैसे वो बॉडी स्टार्ट हुई, कितनी उसने स्पीड पकड़ी, कब स्टार्ट हुई, मोशन की हिस्ट्री पर जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं कर रही है. वो किस पर डिपेंड कर रही है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर. एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स, कि उस इंस्टेंट पर उस बॉडी पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है उस बॉडी पर. एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन दैट टर्म. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ मोशन. उसकी मोशन की इनर्शियल हिस्ट्री पर वो चीज़ डिपेंड, इनिशियल हिस्ट्री पर वो चीज़ डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है. सो दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस प्रोसीड विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Third law, action reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, हर बॉडी पर जो बॉडी अपना एक्शन दिखाती है किसी बॉडी पर, द ऑपोजिट बॉडी शोज इट्स रिएक्शन टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द फर्स्ट बॉडी. ठीक है, सो समझो इस चीज़ को. वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी, टच मी नॉट प्लांट वाली, उसके लीव्स को टच करो, दैट इज़ अवर एक्शन. इन रिस्पॉन्स वो लीव्स क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, दैट इज़ देयर रिएक्शन. दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी ओल्ड एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, सो इसको कंसिडर नहीं करते हैं इसमें. सो लेट अस प्रोसीड. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. लेट देयर इट अ पेयर ऑफ टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी. ये दोनों बॉडीज ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना है. ठीक है, लेट एफ ए बी, इट इज द फोर्स दैट बॉडी ए इज एक्सर्टिंग ऑन बॉडी बी. ठीक है, एंड नेक्स्ट एफ बी ए, लेट इट इज द फोर्स दैट बॉडी बी इज एक्सर्टिंग ऑन बॉडी ए. ये दो फोर्सेस हैं एफ ए बी, जो बॉडी ए बी पर लगा रही है, बॉडी ए इज एक्सर्टिंग ऑन बी, एंड एफ बी ए दैट बॉडी बी इज एक्सर्टिंग ऑन बॉडी ए. एक दूसरे की तरफ एक अपना एक्शन दिखा रहा है. अगर ए बॉडी अपना एक्शन शो कर रही है बी बॉडी पर, सो बी इन रिस्पॉन्स अपना रिएक्शन शो कर रही है टू बॉडी ए. दैट इज रिएक्शन इज एफ बी ए एंड एक्शन इज एफ ए बी. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है ये चीज़ कि जो फोर्सेस हैं वो कभी भी सिंगली एक्ट नहीं करते हैं. इट ऑलवेज एक्ट इन पेयर. ये हमेशा दो मल्टीपल पेयर्स में आते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ ए बी, इट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन फोर्सेस.
ये जो माइनस साइन है ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जो फोर्सेस हैं ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट। और इक्वालिटी का साइन तो आपको पता ही है कि ये दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल, बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। So negative sign shows that these two forces always act in the opposite direction, but these forces are always equal forces. This is the force of action and reaction. Now let us take some examples to clarify this law. First example, recoil of a gun. Daily life examples लेते हैं इसमें। recoil of a gun. अब आपने देखा होगा गन चलते, सोल्जर्स को देखा होगा, ठीक है, गन चलते आपने ऑब्वियसली टीवी में कहीं भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी। जब गन को शूट किया, जो उसमें से बुलेट को शूट किया जाता है, गन जब फायर की जाती है तो क्या होता है, हमारे शोल्डर को एक जर्क होता है पीछे की तरफ, दिस वन ऐसे होता है ना। जब हम ट्रिगर दबाते हैं, व्हेन वी प्रेस द ट्रिगर ऑफ द गन, दैट इज अवर एक्शन। हमारे एक्शन के साथ वो जो बुलेट है वो मूव हो गई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अवर एक्शन। और उस बुलेट ने जब आगे की तरफ वो मूव करी, पीछे उसने अपना रिएक्शन दिया, ठीक है, उस रिएक्शन की वजह से जो गन है वो हमें हमारे शोल्डर को क्या देगी, अ जर्क। दिस इज अ रिएक्शन। उसने भी अपना जोर दिखाया ना पीछे की तरफ गन ने। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। फर्स्ट एग्जाम्पल रिकॉयल ऑफ अ गन। सेकेंड लेते हैं इसमें स्विमर। जब कोई स्विमिंग करता है तो अपने हैंड से वो वाटर को क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है। दिस इज द एक्शन। ये उसका एक्शन हो गया, उस पर्सन का, ही और शी जो भी है उस पर्सन का वो एक्शन हो गया कि वो वाटर को अपने हैंड से पीछे की ओर पुश करता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। वो जो वाटर है अगेंस्ट दैट एक्शन वो अपना क्या दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा। और अपने रिएक्शन के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वो वाटर उस पर्सन को, दैट ही और शी पर्सन, उसको वो आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। इसकी वजह से स्विमिंग जो है पॉसिबल हो पाती है। जो स्विमर है वो ही और शी एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। उसने अपने हैंड्स के साथ एक्शन शो किया एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन वाटर शोज अ रिएक्शन टुवार्ड्स द स्विमर, ठीक है। उसकी वजह से वो जो स्विमर है ही और शी एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे इसकी एग्जाम्पल लेते हैं और मोशन ऑफ जेट प्लेन्स और रॉकेट्स। मोशन ऑफ रॉकेट और जेट प्लेन्स, ठीक है। क्या होता है, अब रॉकेट में जो बर्न्ड फ्यूल होता है, द बर्न्ड फ्यूल एंड द गैसेस इन द रॉकेट, ठीक है, उसकी रॉकेट की नोजल में से वो बर्न्ड फ्यूल बाहर की तरफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर की तरफ आती है, वो गैसेस नोजल में से बाहर निकलती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द एक्शन ऑफ दैट रॉकेट, ठीक है, दैट फ्यूल गैसेस, वो उसने अपना एक्शन दिखाया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नोजल है, इस नोजल में से गैसेस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर को आना है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब वो गैसेस नीचे की तरफ आएंगी, अपना एक्शन शो करेंगी, तो ये जो फ्लोर है जहाँ पर उसने अपना एक्शन शो किया है जोर के साथ, इससे क्या होगा कि जो वो रॉकेट है उस पर अपना रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। दिस इज द एक्शन, दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन की वजह से वो जो रॉकेट है या वो जेट प्लेन है, सॉरी, वो ऊपर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो मूव कर जाएगा। गैसेस ने अपना एक्शन दिखाया जोर के साथ, गैसेस जो है बाहर की तरफ आई, कंबस्ट हुई बाहर की तरफ, और उसी प्रेशर ने अपना रिएक्शन शो किया। उस रिएक्शन की वजह से रॉकेट जो है इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो द example of the Newton's third law of motion, action and reaction forces. Okay, next इसी example लेते हैं when we walk on a road, person he or she walks, when person walks on road,
जब हम फ्लोर पर, रोड पर चलते हैं, when we are walking on the road, क्या होता है, we are pressing the floor or road with our feet in the backward direction। इस चीज़ को सोच के देखो, चल के देखो, जब हम चलते हैं हम अपने फीट के साथ जो फ्लोर है या रोड है उसको प्रेस करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द एक्शन ऑफ आवर फीट, वो हम अपने फीट के साथ एक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस रोड पर, दैट इज़ द एक्शन ऑफ आवर फीट। एंड अगेंस्ट दैट एक्शन रोड अप्लाइज अ इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन टुवर्ड्स अस। रोड अपना रिएक्शन शो करता है और उस रिएक्शन की वजह से वी आर एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक और एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। व्हेन पर्सन वॉक्स ऑन सैंड और आइस, बर्फ़ पर या रेत पर चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी ना कभी आप चले होंगे रेत पर या होप्सो बर्फ़ पर, आइस पर, उस पर चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वाई? इसके पीछे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। समझो इसको। सॉरी, जब हम सैंड पर, रेत पर चलते हैं, व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन द सैंड, तो क्या होता है, हम वही सेम प्रोसीजर है। जब हम रोड पर आगे की तरफ मूव करते हैं, we continue to press the road with our feet in the backward direction। वही सेम चीज़ सैंड के केस में हो रही है। we continue to press that floor of sand with our feet in the backward direction। बट जब वो हम अपना एक्शन उस रेत पर, सैंड पर लगाएंगे, जब हम फीट से उस फ्लोर को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ से, उस जगह से थोड़ी सी सैंड जो है वो डिस्प्लेस होती चली जाएगी, वहाँ से वो सैंड निकलती चली जाएगी, ठीक है। सो सैंड के निकलने से, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा कि सैंड का जो रिएक्शन फोर्स है दैट बिकम्स वेरी वेरी लो। वो अपना उतना इक्वल रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा जितना हमारे फीट उस पर एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एक्शन वी आर प्रोवाइडिंग टू द सैंड, वो जो सैंड है वो इन रिस्पॉन्स सेम रिएक्शन अपना प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो उसका रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। दैट्स वाई देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि हम जो रोड, प्लेन रोड पर हम जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि जो वो रोड है वो हमें अपना प्रॉपर रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो हमें वॉकिंग में हेल्प कर रहा है, जो हमें एबल बना रहा है कि हम आगे की तरफ मूव कर पाएँ। बट वो सैंड के केस में नहीं होगा। वाई? बिकॉज सैंड इज़ नॉट कैपेबल दैट मच, ठीक है। उतना रिएक्शन फोर्स देने में वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह से साथ साथ हटती जाएगी, दैट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंड। अंडरस्टूड? सिमिलर केस है आइस में। आइस पर क्या होगा, जब हम आइस पर चलते हैं, बर्फ़ पर चलते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर वर्क करता है? ऑन अ रफ सरफेस। जैसे जैसे सरफेस की रफनेस इंक्रीज होएगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। बट इन द केस ऑफ आइस वो बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है सरफेस, उस पर स्लाइडिंग काफ़ी ईजी होती है। सो उस सरफेस पे क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काफ़ी लो हो जाएगी, ठीक है। सेम यही चीज़ होगी जब हम अपने फीट से इसको पीछे की ओर प्रेस करेंगे, फ्रिक्शन बहुत कम है, हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है आगे की ओर चलने के लिए, ठीक है। हम अपना एक्शन तो दे रहे हैं बट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा। वाई? बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड आइस। So it is also difficult to walk on ice as on sand. So here also Newton's third law of motion ही अप्लाई हो रहा है इस पर भी। वही इसका रीज़न है कि हम सैंड और आइस पर इजीली वॉक नहीं कर सकते। Okay, hope you understood with the help of these examples the third law of motion. Next we will continue in our next video. If you have any queries or you want any specific topic from my side, so please comment me in the comment section. Thank you.